हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के यूनिट नंबर 6 के बारे में। तो यूनिट नंबर 6 अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट का आज हम देख रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ये सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स इन सभी वीडियोस को नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस पर जाकर के आप सभी वीडियोस को सही तरीके से वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 है द्रव्य गुण, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में फर्स्ट टॉपिक हम जानेंगे प्रत्यास्थता क्या है। प्रत्यास्थता में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी, और इसे जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी बनावट के अनुसार उसका आकार यानी कि साइज और रूप यानी कि शेप एंड साइज अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है। इस बाह्य बल को विरूपक बल यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। कोई वस्तु है, उस पर हम बाह्य बल लगा रहे हैं तो उसकी बनावट के अनुसार अगर उसके साइज और शेप या दोनों में परिवर्तन हो जाता है, या तो साइज में या शेप में या फिर दोनों में ही परिवर्तन अगर हमें दिखता है, तो जो हमें बाह्य बल लगाया है उस बाह्य बल को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। और वस्तु में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, ये तो हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स और डिफॉर्मेशन का कंसेप्ट। अब बात करते हैं आगे। पदार्थ में बाह्य आरोपित विरूपक बल का विरोध करने का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। यानी कि जो वस्तु विरूपित हुई है, डिफॉर्म हुई है, उसके अंदर ऐसा गुण जो बाह्य बल यानी कि विरूपक बल का विरोध करे, तो वह वस्तु का गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। तथा जिस वस्तु में यह गुण पाया जाता है उस वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु या इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, आइए मेन डेफिनेशन के माध्यम से जानते हैं। प्रत्यास्थता किसी वस्तु, तथा यहाँ पर प्रत्यास्थता गलत लिखा हुआ है, आगे आपको सही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु तथा पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी बाह्य विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप, ठीक है, यानी कि जो बाह्य विरूपक बल है उसके द्वारा आकार अथवा रूप परिवर्तन का विरोध करती है। विरोधी बल हटा लिए जाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो वह क्या है? ऐसा वस्तु का गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। तो यहाँ पर हम सही तरीके से जान सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, उस पर हम बाह्य बल लगा रहे हैं, तो उस वस्तु पर बाह्य बल के कारण जो भी परिवर्तन हुआ है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम उस बल को हटाते हैं उस वस्तु पर से, तो क्या होता है? वस्तु अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रत्यास्थता की दृष्टि से पदार्थ की 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यानी कि पदार्थ को 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला है पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ। तो पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ यानी कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज कौन कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं। जो वस्तु विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, यानी पूरी तरीके से अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, तो वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो पूर्ण प्रत्यास्थ कोई भी वस्तु नहीं है। यानी कि अगर हम बाह्य बल लगाते हैं किसी वस्तु पर और उसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही हम बल हटाते हैं उस पर से तो वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। तो पूर्ण रूप से कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था में नहीं आती, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर बन जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वास्तव में जो है पूर्ण प्रत्यास्थ कोई वस्तु नहीं है। व्यवहार में क्वार्ट्ज या फिर फास्फर कांसा, यानी जिसको हम बोलते हैं फास्फर ब्रंज, को पूर्ण प्रत्यास्थ माना जा सकता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है क्वार्ट्ज और फास्फर कांसा। सेकंड है पूर्ण सुघट्य पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करती हैं, ध्यान से पढ़िए, जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करती हैं बल्कि सदा के लिए विरूपित हो जाती हैं, पूर्ण सुघट्य कहलाती हैं।
अब यह भी यही पॉइंट बता रहा है कि व्यवहार में कोई पदार्थ पूर्ण सुघट्य नहीं है, क्योंकि गीली मिट्टी और मोम को पूर्ण सुघट्य माना जा सकता है। ठीक है, गीली मिट्टी और मोम को पूर्ण सुघट्य माना जा सकता है। थर्ड है अप्रत्यास्थ पदार्थ यानी कि इनइलास्टिक बॉडीज। तो जिन वस्तुओं पर बाह्य बल लगाने से उनका आकार एवं रूप अपरिवर्तित रहता है, यानी कि उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अप्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसी वस्तुओं में बहुत अधिक परिमाण का विरूपक बल लगाने पर भी परिवर्तन इतना कम होता है कि उसे नगण्य माना जा सकता है। तो व्यवहार में कोई भी वस्तु पूर्ण अप्रत्यास्थ नहीं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि नेचर में, व्यवहार में कोई भी वस्तु अप्रत्यास्थ नहीं है, प्रत्यास्थ नहीं है और पूर्ण रूप से सुघट्य नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि उनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो 99% उसको शो करते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार में कोई भी वस्तु पूर्ण अप्रत्यास्थ नहीं होती है, फिर भी लकड़ी, कांच आदि को अप्रत्यास्थ पदार्थ हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता की सीमा यानी कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में क्या है। प्रत्यास्थ वस्तुएं विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती हैं, परंतु ऐसा एक निश्चित सीमा तक ही होता है, यानी कि ऐसे एक निश्चित सीमा तक ही होता है। विरूपक बल का मान धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे बढ़ाने पर एक अवस्था ऐसी भी आती है जब बल को हटा लेने पर भी वस्तु पूर्वावस्था में नहीं लौट पाती, तो पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विरूपक बल की इस सीमा को, जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ की सीमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ तक पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौट करके आ सकता है, वहाँ तक हम क्या कहते हैं, उसकी सीमा कहते हैं। उसके तुरंत बाद जो है अगर हम थोड़ा भी फोर्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, विरूपक बल को बढ़ाने पर वह तुरंत जो है सदा के लिए विरूपित हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस, और इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं, हम प्रतिबल कहते हैं। अगर हम बात करें प्रतिबल के फॉर्मूले की, तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपॉन क्षेत्रफल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और आंतरिक प्रतिक्रिया बल को एफ से डिनोट कर रहे हैं, क्षेत्रफल को ए से, तो एफ अपॉन ए हो जाता है। और इसकी यूनिट हमारे पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, तो वी में सूत्र की बात करें तो ml-1 t-2 इसकी यूनिट हो जाती है। अब प्रतिबल के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस जो है वो 3 प्रकार की हमें बताई गई हैं। एक तो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल और विरूपक प्रतिबल। अब अविलंब प्रतिबल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है तनन प्रतिबल जिसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, और एक है संकोचन प्रतिबल जिसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है अनुदैर्ध्य प्रतिबल जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इसके बारे में देखिएगा, जब बाह्य बल किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश तथा अनुप्रस्थ काट के लंबवत लगा हो, जब बाह्य बल किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश तथा अनुप्रस्थ काट के लंबवत लगा हो, जिससे वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, तब वस्तु के अनुप्रस्थ काट को एकांक क्षेत्रफल का कार्यरत बल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। यानी कि कोई हमारे पास ये वस्तु है और जो बल है वो इस तरीके से ये लगा हुआ है, ये हमारे पास कोई बल है, P मानो या F मानो, हमें केवल फोर्स को शो करना है। तो ये जो है लंबाई के अनुसार लग रहा है, तो क्या होगा, ये लंबाई में इस तरीके से वृद्धि करेगा। ठीक है, तो आइए इसको जान लेते हैं। माना किसी तार की त्रिज्या हमने क्या मानी, आर्म हमने मान के चल रहे हैं, तथा उस पर बाह्य बल जो है हमने F लगाया हुआ है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा, यानी कि उस पर लगाया गया बल F और अपॉन में उसका क्षेत्रफल A। ठीक है, तो mg अपॉन पाई r हो जाए, क्योंकि जो F इक्वल टू है वो क्या होता है हमारे पास, F इक्वल टू mg होता है, तो F की इक्वल टू mg हुआ। और A यानी कि कोई तार है उसकी त्रिज्या दी हुई है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं अविलंब प्रतिबल यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है। तो नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, जब वस्तु की संपूर्ण सतह पर सभी जगह एक समान बल अथवा दाब तल के लंबवत कार्य करता है, यहाँ पर बताया गया है कि तल के लंबवत कार्य करता है, तो तब वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। परंतु
रूप में नहीं होता, यानी कि उसका रूप नहीं बदलता है। तो इस प्रकार वस्तु के एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर कार्यरत जो अभिलंब बल है अथवा दाब है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। क्लियर हुआ। अब अभिलंब प्रतिबल भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बताया था, एक तो होता है तनन प्रतिबल और एक होता है संकोचन प्रतिबल। तनन प्रतिबल को हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, और इसकी डेफिनेशन को देखें तो जब बाह्य बल के लगने से वस्तु में खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है तो वस्तु में एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत जो बल होता है उसी को हम तनन प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। संकोचन में क्या होगा, संकोचन में उसका जो है ये तो हुआ था कि मतलब तनाव उत्पन्न हो रहा था तनन में, और संकोचन में क्या होगा, जब बाह्य बल द्वारा वस्तु में सिकुड़न उत्पन्न होती है। ठीक है, सिकुड़न उत्पन्न होती है तो वस्तु में एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल जो होता है वो संकोचन प्रतिबल कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से वस्तु को दबाया जा रहा है और यहाँ पर वस्तु को जो है इस तरीके से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो जब खिंचाव होगा तो तनन प्रतिबल होगा और जब सिकुड़न होगा तो क्या होगा, संकोचन होगा। क्लियर। विरूपक बल की बात करते हैं तो शियर स्ट्रेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, जब तल को स्पर्श करते हुए तल के समांतर बाह्य बल इस प्रकार कार्यरत होता है कि वस्तु के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। वस्तु का रूप तो बदलेगा लेकिन उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को स्पर्श रेखीय अथवा विरूपक बल कहते हैं। उसको हम स्पर्श रेखीय बल भी बोल सकते हैं और विरूपक बल भी बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शियर स्ट्रेस। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विकृति। विकृति को हम इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं। और यदि बात करें इसके बारे में जानने की, तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसमें आकार एवं रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कोई वस्तु है उस पर हम बाह्य बल लगा रहे हैं तो उसके आकार और रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो वस्तु विकृत अवस्था में कही जाती है, यानी कि बदलाव अवस्था में कही जाती है। तो अतः वस्तु में उत्पन्न विरूपण, यानी कि वस्तु में जो बदलाव आया है उसी को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि विकृति के एकांक आकार में बाह्य बल द्वारा होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। यहाँ पर विकृति के टाइप दिए हुए हैं, तो विकृति 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। तो आइए एक एक के बारे में जान लेते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, तो यदि किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश, देखिए अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होती है लंबाई के अनुदिश में। ठीक है, यदि किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश उस पर बाह्य बल बोलते हैं विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, परंतु वस्तु में उत्पन्न इस विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति या फिर हम बोल सकते हैं रेखीय विकृति। जब हम किसी वस्तु पर लंबाई के अनुदिश बाह्य बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है और वस्तु में जो उत्पन्न विकृति है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति या फिर रेखीय विकृति कहते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति बोल सकते हैं या फिर रेखीय विकृति बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन हमने माना कि डेल्टा एल है और जो उसकी प्रारंभिक लंबाई थी वो क्या है, एल है। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से हम जो है विकृति को प्रदर्शित करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल है तो एप्सिलॉन एल लिख दिया, तो एप्सिलॉन एल इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। नेक्स्ट है आयतन विकृति। आयतन विकृति को हम देखें तो किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसके एकांक आयतन में, देखिएगा आयतन है तो आयतन में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, आयतन विकृति कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन वी इक्वल टू डेल वी अपॉन वी, जहाँ पर डेल वी क्या है, डेल वी है चेंज इन वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम में परिवर्तन, और वी क्या है उसका प्रारंभिक वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति में क्या है, यदि किसी वस्तु की सतह के समांतर बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए परंतु आयतन अपरिवर्तित रहे तो उत्पन्न विकृति को हम क्या बोलेंगे, अपरूपण विकृति कहते हैं। और अपरूपण विकृति की माप कोण से की जाती है। ठीक है, अपरूपण विकृति की माप कैसे की जाती है, कोण से की जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है हुक्का नियम। हुक्का नियम देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, सन 1679, सबसे पहले आप इसको याद रखिएगा, सन 1679 ईस्वी में वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने वस्तु पर कार्यरत बल तथा बल के कारण वस्तु में उत्पन्न संगत विकृति के मध्य जो है एक संबंध स्थापित किया था। और वह संबंध क्या था, आइए उसको जान लेते हैं। प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल स्ट्रेस विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल है वो सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो इन्होंने संबंध स्थापित किया था वो यही था कि
प्रतिबल जो है वो विकृति के अनुक्रमणपाती यानी कि समानुपाती होता है किसके, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर, और यही क्या कहलाया, हुक का नियम कहलाया। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबल जो है वो विकृति के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, और वह नियतांक क्या होता है, ई होता है। तो प्रतिबल अपॉन विकृति बराबर नियतांक होता है, और इस नियतांक का जो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी नियतांक को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ई का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन पॉइंट को याद रखिएगा, ई का मान हमेशा क्या करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ई का मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और ई का जो विमेय सूत्र है ml-1t-2 होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो किसी पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक मान, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक मान प्रतिबल तथा संगत विकृति के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक का मान जो है वो प्रतिबल तथा संगत विकृति के अनुपात पर निर्भर करता है, यानी कि प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होगा उसी पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्रत्यास्था गुणांक की तीन अवस्था दी हुई है, तीन प्रकार के दी हुए। एक तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, जिसको बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का रेशो होता है, जिसको हम कैपिटल वाई से प्रदर्शित कर रहे हैं। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, और ml-1t-2 जो है इसका विमेय सूत्र होता है। प्रत्यास्था गुणांक कोई भी हो, उसमें मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और जो विमेय सूत्र है वो भी ml-1t-2 होगा। ठीक है, जैसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति का ये रेशो होता है, इसको b से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरीके से अपरोपण गुणांक यानी कि दृढ़ता गुणांक जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, और इसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ईटा से प्रदर्शित करते हैं, और इसको अपरोपण प्रतिबल और अपरोपण विकृति का रेशो कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खींचे गए तार की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब किसी तार पर बाह्य बल लगाकर इसे खींचा जाता है, कोई तार है उस पर बाह्य बल लगाकर उसे खींचा जा रहा है, तो बाह्य बल को अंतरा परमाणु बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसके जो अणु हैं उनके बीच जो एक बल कार्य करता है, उनको जोड़े रखने के लिए, तो इस बल को जब हम बाह्य बल लगाकर उस तार को खींच रहे हैं, तो उस जो मतलब अणुओं के बीच में अंतरा परमाणु बल लगा हुआ है, अंतराणु बल लगा हुआ है, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो बाह्य बल को अंतरा परमाणु बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, यह कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि मान लिया कि एक तार है और उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, l है, और उस पर जो हमने आरोपित बल लगाया है और बल आरोपित किया है बाह्य बल, तो उसको हमने F से प्रदर्शित किया है। तो जब हमने बल लगाया तो तार में लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा L हुई, और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने कितना माना है, A माना है। तो प्रारंभ में क्या हुआ, तार में आंतरिक बल यानी कि तार में जो आंतरिक बल है वो 0 था जब हमने बल नहीं लगाया था प्रारंभ में। ठीक है, और तार में वृद्धि करने हेतु औसत आंतरिक बल जो हमने लगाया था, तो औसत का मतलब क्या है, तो उसका प्रारंभिक तार पर बल है, और जो हमने बाद में बल लगाया उसको दोनों का हमें क्या निकला, माध्य निकाल देना है। तो 0 + F/2 हो जाएगा। तो F/2 हमारे पास ये तार में वृद्धि करने हेतु औसत आंतरिक बल निकल के आ गया। नेक्स्ट में अतः तार को खींचने में किया गया कार्य, तो तार को खींचने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो औसत बल इंटू लंबाई में वृद्धि, औसत बल इंटू लंबाई में वृद्धि। तो हमारे पास औसत बल क्या था, F/2, और इंटू लंबाई में वृद्धि कितनी है, डेल्टा L। तो W = 1/2 F इंटू डेल्टा L हो जाएगा। और यह कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संचित होता है, ये हमने पहले ही बताया है। तो U क्या है, जो है कार्य है, कार्य जो है किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा है U, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/2 F इंटू डेल L हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि L इंटू A/L इंटू A से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो A और L यहाँ पर आया और AL ये रहा। ठीक है, बाकी जो है F और L ये डेल L ऐसे ही है। ठीक है, अब देखिएगा 1/2 ये एज इट इज लिखा, और F/A क्या होता है, प्रतिबल होता है, डेल L/L क्या होता है, विकृति होता है। ठीक है, और तार का जो आयतन है वो लंबाई इंटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या होता है, तार का आयतन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब देख लेते हैं कि तार के एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो U = 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति हुआ। ठीक है, प्रतिबल इंटू विकृति हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिबल क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा ध्यान से कि प्रतिबल अपॉन विकृति क्या होता है, प्रत्यास्थ गुणांक होता है। क्या होता है, प्रत्यास्थ गुणांक होता है। तो विकृति को हम इधर ले जाएंगे तो प्रतिबल की वैल्यू निकल जाएगी। तो प्रतिबल इक्वल टू क्या हुआ, प्रत्यास्थ गुणांक इंटू विकृति, और विकृति हमारे पास एज इट इज इसी तरीके से है। तो U = क्या हुआ, 1/2 इंटू प्रत्यास्थ गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। कोई तार को हम खींच रहे हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 इंटू प्रत्यास्थ गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट है
प्रतिबल विकृति वक्र, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रतिबल विकृति वक्र जो है वक्र है वो बनाइए, स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाइए। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आप अपने आप से भी कर सकते हैं। चलिए इसको एक एक पॉइंट से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ हमने बनाया हुआ है जो क्षैतिज में x है और यहाँ पर ये जो है y है। जो क्षैतिज रेखा है वो विकृति को प्रदर्शित कर रहा है और जो ऊर्ध्वाधर है वो प्रतिबल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, आपके सारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यदि धातु तार के एक सिरे को दृढ़ता से बांधकर, धातु तार है, एक सिरे को हमने मजबूती तरीके से बांध दिया है, दूसरे पर भार बढ़ाते हुए प्रत्येक स्थिति में तार की लंबाई में वृद्धि यानी कि विकृति तथा प्रतिबल के मध्य ग्राफ खींचा जाए, तो हमें जो है कुछ ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राफ का जो OP है, ये वाला ग्राफ का OP एक सरल रेखा है, तो हम कह सकते हैं कि विकृति जो है वो प्रतिबल के समानुपाती है और इस बिंदु पर तार हुक के नियम का पालन करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? समानुपाती सीमा कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है P से Q तक का ग्राफ सरल रेखीय न होकर कुछ यानी कि थोड़ा सा वक्रीय है, जिससे पता चलता है कि विकृति प्रतिबल के समानुपाती नहीं है। P और Q का यहाँ पर थोड़ा सा वक्र टाइप हमें मिल जाता है, तो जिससे हमें यह पता चल रहा है कि समानुपाती नहीं है एक दूसरे के विकृति और प्रतिबल। ठीक है, तो विकृति प्रतिबल के समानुपाती नहीं है, परंतु भार हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अतः यहाँ प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान है। प्रत्यास्थता गुण क्या है? इसमें विद्यमान है। तो Q जो है वो क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थता की सीमा। Q क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थता की सीमा। यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा यह है कि यहाँ से Q पॉइंट से नीचे अगर हम यहाँ फोर्स की बात करें तो फोर्स को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगी, लेकिन Q से अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम फोर्स हटाएंगे भी तो फिर बाद में हमें वस्तु अपनी पूर्वावस्था में नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं Q से आगे वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण घटने लगता है तथा सुघट्यता बढ़ने लगती है। यदि अब भार हटा लें तो तार अपनी पूर्वावस्था में नहीं पहुंचता, तार में विकृति पाई जाती है। तो R को हम क्या बोलते हैं? पराभव बिंदु बोलते हैं। यानी कि जो ये R है इसको हम क्या बोलते हैं? पराभव बिंदु बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है R के बाद प्रतिबल के बढ़े बिना, यानी कि हम जो है उसके प्रतिबल को नहीं बढ़ा रहे हैं, इसके बढ़े बिना ही विकृति का मान जो है वो अनियमित रूप से बढ़ता रहता है। ठीक है, तथा S तक पहुंचते पहुंचते तार अपने आप बढ़ने लगता है और बिंदु S पर तार जाकर जो है क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी कि ये जो है ये कहलाएगा भंजक बिंदु, ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर जाकर के तार जो है अपने आप जो से टूट जाता है। नोट कुछ पॉइंट हैं, इनको आप जान लीजिएगा कि बिंदु S पर लगे अधिकतम भार, बिंदु S पर जब अधिकतम भार हम नोट करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? भंजक भार बोलेंगे, क्योंकि बिंदु S पर जाकर के वो जो है तार टूट जाता है। R तथा S के बीच विस्तार को हम क्या कहते हैं? सुघट्य परास यानी कि प्लास्टिक रेंज कहते हैं। और धातुओं की सुघट्यता ताप के साथ क्या होती है? बढ़ती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, धातुओं की सुघट्यता तार के साथ बढ़ती है। अब बात करते हैं पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में भी काफी ज्यादा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो देखिए, पॉइजन अनुपात जो होता है वो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का एक दूसरे का समानुपाती रिलेशन होता है। ठीक है, तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति अगर हम दोनों को रेशो बनाए तो एक नियतांक प्राप्त होता है और वही नियतांक कहलाता है पॉइजन अनुपात। क्या कहलाता है? पॉइजन अनुपात। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉइजन अनुपात जो है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का एक रेशो है। चलिए नेक्स्ट में कुछ नोट पॉइंट हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो पॉइजन रेशो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि यह एक विमाहीन राशि है और इसका सैद्धांतिक मान यानी कि अधिकतम की बात करें तो 0.5 होता है और न्यूनतम की बात करें तो -1 होता है। यानी कि यह जो है 0.5 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं जाएगा। 0.5 और -1 के बीच में ही इसकी वैल्यू हमेशा रहेगी।
दाब की बात करें, दाब यह है एक एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल है, जिसको हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल दाब कहलाता है। अब देखिए दाब का मात्रक क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला जान लीजिएगा, P = F/A होता है, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और यह एक ऐसी राशि है, एक अदिश राशि है, और ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, और CGS मात्रक जो है दाब का वो क्या होता है, बार होता है। नोट पॉइंट हमारे पास है, तो 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। और 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए एक बार फिर से, 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। द्रव का दाब अगर हम देखें तो द्रव का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो उसमें कुछ पॉइंट है हमें याद रखने होंगे द्रव का दाब को पहचानने के लिए, जानने के लिए उसके बारे में। तो द्रव के अणु स्वतंत्र होते हैं, सभी जानते हैं द्रव के अणु कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और वह द्रव के विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। द्रव में विभिन्न दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं, और इस प्रकार वे परस्पर एक दूसरे से टकराते हैं और बर्तन की दीवारों से भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो जब यह टकराते हैं तो बल का अनुभव करते हैं, यानी कि जब ये टकराते हैं, जो हमारे पास पेंदी है, बर्तन है, उसके सतह से जब टकराते हैं तो क्या हुआ, सतह पर एक बल का अनुभव होता है। तो इस प्रकार दीवार अथवा पेंदी पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल जो है वो द्रव का दाब कहलाता है। ठीक है, द्रव का दाब कहलाता है। तो किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, एक ठोस है, तो जो द्रव का दाब है वो देखिए इससे जो है दबाने की कोशिश कर रहा है, तो सभी जगह पर क्या है, समान है। ठीक है, ये द्रव की पेंदी पर लगा, ये इसके बर्तन पर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, द्रव के भीतर किसी गहराई पर द्रव के दाब की गणना अगर हम करते हैं तो देखिएगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, चलिए अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माना किसी बर्तन में भरे द्रव की गहराई, यानी कि एक बर्तन है और उस बर्तन में जो है द्रव भरा हुआ है। जब उस बर्तन में द्रव भरा हुआ है तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। ठीक है, बर्तन की पेंदी का परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, a है। हमने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल कितना है, a है। बर्तन में भरे द्रव का घनत्व d है। बिंदु A तथा B बिंदुओं पर द्रव के क्षैतिज तल की गहराइयां स्वतंत्र तल से क्रमशः H1 और H2 है। ये इसका स्वतंत्र तल है। इससे जो है बिंदु A तक की जो हाइट है वो H1 है, और स्वतंत्र तल से ही बिंदु B तक की जो गहराई है वो कितनी है, H2 है। स्वतंत्र तल से पूर्ण रूप से बर्तन के तल तक की गहराई कितनी है, वो H है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे। देखिए द्रव का क्षैतिज तल ऊपर के द्रव के कारण बल का अनुभव करेगा, यानी कि जो द्रव यहाँ पर नीचे भरा हुआ है, यहाँ पर ये द्रव भरा हुआ है, तो ये इस ऊपर के द्रव के कारण इस पर एक बल लगेगा। ठीक है, ये बल का अनुभव करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस सतह पर लगने वाला जो दाब का मान है वो गहराई के H के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि गहराई के H1 के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी प्रकार बिंदु B पर भी H2 गहराई पर जो बल लगेगा तो वो क्या करेगा, वो भी एक बल का अनुभव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर लगने वाला दाब जो है वो क्या होगा, गहराई H2 के अनुक्रमानुपाती होगा। इसी तरीके से हम आगे हम कह सकते हैं कि H गहराई का जो बर्तन है, H गहराई पर बर्तन के अंदर संपूर्ण द्रव के भार के कारण लगने वाला जो बल होगा वो बर्तन की पेंदी पर कार्य करता है। ठीक है, बर्तन की पेंदी पर कार्य करता है, और बर्तन की पेंदी पर ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर आरोपित होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बर्तन की पेंदी है, तली है, तो इस पूरे द्रव के कारण एक बल कार्य करेगा जो इसके नीचे की तरफ कार्य करेगा, इसकी गहराई की तरफ कार्य करेगा। तो बर्तन की पेंदी पर ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर आरोपित बल F जो है वो द्रव का संपूर्ण भार हम मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए द्रव का संपूर्ण भार ही क्या होगा, वो बल होगा, यानी कि F होगा, और बराबर द्रव का संपूर्ण भार है। तो संपूर्ण भार यानी कि क्या हो जाए, संपूर्ण भार W यानी कि mg हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ρAV, ठीक है, ρAVg होता है, mg = ρAVg होता है। तो देखिए यहाँ पर द्रव का आयतन, द्रव का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, यानी कि द्रव का संपूर्ण भार द्रव का आयतन गुणा द्रव का घनत्व और गुणा g, कह सकते हैं कि v और d और ये g। इस तरीके से हम इसको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं।
जो ये होगा ये द्रव का संपूर्ण भार हो जाएगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि द्रव का जो आयतन होता है वो आयतन क्या होता है, हाइट इंटू क्षेत्रफल, हाइट इंटू क्षेत्रफल होता है। तो ये तो हो गया द्रव का आयतन, और द्रव का घनत्व जो है वो यहाँ पर द्रव का घनत्व है गुरुत्व त्वरण ये रहा, ठीक है। तो देखिएगा जो गहराई है वो क्या है, वो h है, और जो पेंदी का क्षेत्रफल है वो क्या है, a है, और गुरुत्व त्वरण और द्रव का घनत्व जो है वो d और g है। तो द्रव का दाब यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल अपॉन क्षेत्रफल, तो F अपॉन A हो जाएगा, और F की वैल्यू क्या है, HADG, ठीक है। तो HDG हो जाएगा, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर P इक्वल टू क्या आया हमारे पास, HDG, कितना है, HDG। तो बिंदु A पर द्रव का दाब कितना हो जाएगा, H1DG, बिंदु B पर H2DG, कोई और तीसरा बिंदु है तो H3DG, यानी कि स्वतंत्र तल से उसकी गहराई कितनी है वो ऊंचाई हो जाएगी, और उसका घनत्व और उसका गुरुत्व त्वरण हो जाता है। यही होता है हमारे पास द्रव का दाब। चलिए गैसीय दाब के बारे में बात करें, यानी गैसेस प्रेशर के, तो यहां पर बताया गया है कि द्रव की भांति गैस भी जिस पृष्ठ के संपर्क में आती है उस पर जो है अपना दबाव डालती है। अंतर केवल इतना है कि द्रव का दाब द्रव के अंदर भिन्न भिन्न गहराइयों पर अलग अलग होता है, परंतु गैस का दाब जो है सभी ओर तथा सभी जगह पर कैसा होता है, समान होता है। यानी कि द्रव में जितनी गहराई में हम नीचे जाते रहेंगे उतना ही द्रव का दाब जो है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन गैस में ऐसा नहीं है, गैस में हर जगह सेम रहता है। किसी गैस का दाब उसके आयतन व ताप दोनों पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए, गैस का जो दाब है वो उसके आयतन और जो ताप है दोनों पर निर्भर करता है। चलिए वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वायु के संपर्क में आने वाली किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। नोट पॉइंट की बात करें तो समुद्र तल पर वायुमंडल का मान जो होता है वो पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना होता है, 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यह 76 सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं कि 1.013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या इसके बारे में भी हम बोल सकते हैं कि 1.013 बार के बराबर होता है, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 बार। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बार भी लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि समुद्र तल से ऊपर जाने पर, समुद्र तल से ऊपर जाने पर दाब जो है वो क्या होता है, दाब घटता है, और समुद्र तल से नीचे जाने पर दाब जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिए। चलिए पदार्थ के बारे में बात करते हैं। पदार्थ यानी कि द्रव्य, सब्सटेंस, मैटर। इंट्रोडक्शन की बात करें तो अध्ययन में पाया गया, देखिए क्या एक अध्ययन किया गया और उसमें पाया गया कि अणुओं और परमाणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण एवं उनके विशिष्ट आव्यूहन के कारण पदार्थ भिन्न भिन्न गुणों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आइए पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पहले जान लेते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, तरल अवस्था, ठोस अवस्था और प्लाज्मा अवस्था। देखिए तरल अवस्था की भी 2 अवस्था होती है, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। इसी तरीके से ठोस अवस्था की 2 अवस्था बताई गई हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, इनमें पदार्थ ऋण अथवा धन आवेशित आयन के रूप में होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो ऋण और धन आवेशित आयन के रूप में होते हैं। पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल के आधार पर अगर इसका वर्गीकरण करें तो यहाँ पर हमें यह मिलता है कि ठोसों का आयतन व आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, क्योंकि इनके मध्य कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। जो इनके अणु होते हैं उनके मध्य कार्य करने वाला बल क्या होता है, अधिक होता है। अब इसी तरीके से द्रव तथा गैसों में यह बल ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। यानी कि ठोस के अणुओं के मध्य जो बल होता है उससे कम द्रव और गैसों में होता है। अतः इसमें जो है बहने का गुण होता है, ठीक है, यानी कि बहने का गुण होता है, यह फ्लो कर सकते हैं। तो तरल पदार्थ में केवल आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होता है और अन्य प्रत्यास्थ गुणांक नहीं होता। इस पॉइंट को याद रखिए, तरल पदार्थ में केवल और केवल आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होता है और अन्य जो भी प्रत्यास्थ गुणांक है वो नहीं होते हैं। यंग प्रत्यास्थ गुणांक नहीं होता, दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक इसमें नहीं होता, केवल और केवल आयतन प्रत्यास्थ गुणांक द्रव में यानी कि तरल पदार्थ में पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं तरल पदार्थ। तरल पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। तरल पदार्थ के 2 टाइप बताए गए हैं, तो द्रव और एक गैसेस। तो द्रव वे पदार्थ हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता तथा जिन बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं और इनका आयतन जो है कैसा होता है, निश्चित होता है, जो अत्यधिक दाब पर भी परावर्तित नहीं होता, जैसे पानी, शहद, स्प्रिट, तेल आदि। इसी तरीके से गैस वे पदार्थ हैं जो न केवल सरलता से संपीड़ित हो जाते हैं वरन क्या होता है कि लगातार दाब कम किए जाने पर उपलब्ध अनंत विस्तार हो सकते हैं, व्याप्त हो सकते हैं, आकाश में व्याप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये गैसेस होती हैं। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और इनका कोई
मुक्त पृष्ठ नहीं होता। याद रखिएगा, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी कि कोई इनका आकार निश्चित नहीं होता है और इनका कोई मुक्त पृष्ठ नहीं होता है। पृष्ठ तनाव के बारे में बात कर लेते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस द्रव की वह स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को यथासंभव न्यूनतम करने का प्रयास करता है अथवा एक तनी हुई डोरी यानी कि एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस द्रव की वह स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को यथासंभव न्यूनतम करने का प्रयास करता है अथवा एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति जो है व्यवहार करने लगता है। अब बात कर लेते हैं अंतराण्विक बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो सबसे पहले अणु की बात कर लेते हैं। अणु के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। तो आणविक सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी कि वह छोटा से छोटा कण जो सबसे छोटा होता है उससे हम और उसको जो है विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। विभिन्न अणु एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं जिसे अंतराण्विक बल कहते हैं। तो चलिएगा, अंतराण्विक बल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो ससंजक बल और एक आसंजक बल, कोहेसिव और एडहेसिव। तो देखिएगा, ससंजक बल क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? संसंजक बल कहते हैं। यानी कि पदार्थ जो है सेम होंगे, अगर दोनों एक ही पदार्थ हैं, एक से यानी कि सेम पदार्थ हैं, दोनों के बीच में अगर जो बल लगता है उसे ससंजक कहते हैं। और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम आसंजक कहते हैं। अगर पदार्थ सेम है तो उनके बीच में लगने वाला बल ससंजक बल कहलाएगा। अगर पदार्थ जो है दोनों अलग अलग है तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा? आसंजक बल कहलाएगा। चलिए, अणुओं के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? 10⁻⁹ मीटर होती है और जिस पर उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? आणविक परास कहते हैं। तो 10⁻⁹ जो है अणुओं के मध्य अधिकतम दूरी मानी गई है। इन्हीं दूरी पर, इसी दूरी पर जो है अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है और इसी को हम कहते हैं आणविक परास कहते हैं। तो कभी अगर उस पर पूछे तो अणुओं का आणविक परास कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आसंजक बल अगर ससंजक बल से ज्यादा होता है तो तब द्रव बर्तन की दीवार से चिपक जाता है, अन्यथा अगर असंजक बल ससंजक बल से कम होता है तो तब द्रव की जो लेयर है वो बर्तन से नहीं चिपकती है। चलिए, पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत। पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहां पर देख लीजिएगा, जो ससंजक बल है, ससंजक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की सर्वप्रथम व्याख्या जिन्होंने की थी वो थे लाप्लास। तो लाप्लास ने ससंजक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की सबसे पहले व्याख्या की थी और ये बताया था कि द्रव पृष्ठ नीचे की ओर लगने वाले इस परिणामी बल, द्रव पृष्ठ पर नीचे की ओर लगने वाले इस परिणामी बल यानी कि ससंजक बल के कारण द्रव पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न बल को द्रव का आंतरिक दाब या फिर निज दाब या बोल सकते हैं फिर ससंजक दाब कहते हैं। और बताया था कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा द्रव के भीतर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। और कोई भी निकाय यानी कि सिस्टम उस समय स्थायी साम्यावस्था में होता है जब उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है? न्यूनतम होती है। और एक पॉइंट और इन्होंने लाप्लास जी ने बताया था कि किसी द्रव पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। और विमेय सूत्र क्या होता है? ml0t-2, ml0t-2। अब बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को डिटेल में जानने के लिए और उसका मापन कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट नंबर 6 की जो सेकंड वीडियो है उसी को हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 6 जो है वो थोड़ी लेंथी है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही इसको जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे नेक्स्ट यानी कि जो यूनिट नंबर 6 है और यूनिट नंबर 7 उसके बारे में बता दिया जाएगा। यूनिट नंबर जो 6 है वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स की जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी, उसको आप आसानी से वहां पर जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जिससे कि आपका कोर्स जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।